के बारे में पढ़ रहे थे, ये जो सोनिक हेजहॉग जीन है ना, ये एक प्रोटीन बनाता है जिसने क्या करना होता है, जिसने सिग्नल करना होता है कि भाईजान लिम्स भी बन जाए, ब्रेन भी बन जाए और आईज भी बन जाए। लिम्स हमारे हाथ पांव भी बन जाए, दिमाग भी बन जाए और आंखें भी बन जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिग्नलिंग प्रोटीन बनाता है जो कि क्या करती है, सिग्नल करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिम्स, ब्रेन एंड आईज। अब इसका रोल क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है, इसका एम्ब्रोजेनेसिस में रोल क्या है। तो इसका रोल ये है कि ये क्या करेगा, ब्रेन डेवलपमेंट की, अगर ये जीन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रेन डेवलप नहीं होगा, क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये जीन नहीं होगा तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ब्रेन डेवलपमेंट एंड लिम्ब डेवलपमेंट, ब्रेन एंड लिम्ब डेवलपमेंट, जो हमारे हाथ पांव बनते हैं और जो हमारा ब्रेन बनता है, इट इज ड्यू टू सोनिक हेजहॉग जीन, इट इज ड्यू टू सोनिक हेजहॉग जीन। अब ये जो ब्रेन है, अब डॉक्टर नान ने मुझसे काफी दिन पहले एक पूछा था कि होलोप्रोजेंसेफेली क्या होता है, तो आज हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। जो ब्रेन होता है, जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में जो ये ब्रेन, ये जो आपका ये जीन है, मेक्स फॉर ब्रेन सिग्नल टू सेपरेट राइट एंड, देखो ये जो सोनिक हेजहॉग जीन है ना, जो सोनिक हेजहॉग जीन है, ये क्या करता है, ये एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जो कि सिग्नल करती है, जो कि क्या करती है, सिग्नल देती है टू मेक फॉर ब्रेन, टू मेक फॉर ब्रेन, टू मेक फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन बनाने के लिए क्या करती है, सिग्नल करती है। जब ये फोर ब्रेन बनता है तो ये फोर ब्रेन क्या होता है, एक दायरे की शक्ल का होता है। तो आपको पता है कि आपका जो फोर ब्रेन है, जो आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स है, वो क्या है, वो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है। इनके दरमियान क्या है, मतलब एक ये कोर्टेक्स और एक ये कोर्टेक्स है, ऐसे ही है ना, राइट और लेफ्ट। और इसके दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्पस क्लोजम। और मुझे जरा बताना कि कार्पस क्लोजम फीमेल में ज्यादा होता है या मेल में ज्यादा होता है। मैंने आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई थी, जो कार्पस क्लोजम होता है वो फीमेल में ज्यादा होता है या मेल में ज्यादा होता है। जी डॉक्टर अदनान सही बता रहे हैं कि ये फीमेल में ज्यादा होता है, इस वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो मल्टीटास्किंग अच्छे से कर लेती हैं, मतलब वो एक ज्यादा काम एक ही टाइम पे कर लेती हैं। लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं वो एक ही टाइम पे ज्यादा काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनमें जो कार्पस क्लोजम होता है वो थिन होता है, वो थिन होता है। ओके जी, ये जो ब्रेन होता है, जो आपका जीन होता है, जीन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन से क्या होती है, प्रोटीन से क्या बनती है, प्रोटीन से क्या बन जाता है, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में आपका सेरिब्रल कोर्टेक्स आता है। लेकिन अभी ये जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है, ये जो सेरिब्रल कोर्टेक्स है, अभी ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड नहीं है। अभी ये लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में डिवाइडेड नहीं है। तो इसको डिवाइड करने का कौन काम करता है, आपका सोनिक हेजहॉग जीन, सोनिक हेजहॉग जीन, सोनिक हेजहॉग जीन कौन क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, सेपरेट करता है। ये बुक पे लिखे अगर नहीं लिखा हुआ तो, ये क्या करता है, सेपरेट करता है। सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, जो फोर ब्रेन का राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसको क्या कर देते हैं, उसको ये क्या करता है, सेपरेट करता है। तो अब मुझे जरा शाबाश जल्दी से अपनी अकल से सोच के बताएं कि क्या अगर सोनिक हेजहॉग जीन में, क्या अगर सोनिक हेजहॉग जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन आ जाए, तो क्या उस बंदे में ये डिवीजन हो पाएगी? क्या उसमें एक हेमिस्फेयर मिलेगा या दो हेमिस्फेयर मिलेंगे? जी, उसका जो ब्रेन होगा वो दो में डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसमें हमें एक हेमिस्फेयर मिलेगा। तो यही आपकी बुक ने बात लिखी हुई है, लेकिन उसको एक वर्ड में लिखा हुआ है कि जब म्यूटेशन होगी, जब क्या होगी, म्यूटेशन होगी सोनिक हेजहॉग जीन में, तो क्या होगा, हमें डॉक्टर अदनान ने मुझसे पूछा था ये, होलोप्रोजन होलोप्रोजन सेफेली, होलोप्रोजन सेफेली, इसका मतलब क्या आता है, सिंगल लोब्ड ब्रेन। इसके आगे लिख लें कि जो ब्रेन होगा वो सिंगल लोब्ड होगा, उसके दो हेमिस्फेयर नहीं होंगे, उसका सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर होगा। इसको हम कहते हैं होलोप्रोजेंसेफेली। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उस जिस जीन ने उसको दो में कन्वर्ट करना था, वही बेचारा बीमार हुआ पड़ा है, वही म्यूटेटेड है, उसकी म्यूटेशन हो चुकी है, तो क्या होगा, सिंगल लोब्ड ब्रेन मिलेगा। तो मुझे बताएं कि अगर कोई बंदे में सोनिक हेजहॉग जीन अब नॉर्मल है, म्यूटेटेड है, तो उसमें सिंगल लोब्ड ब्रेन मिलेगा या डबल लोब्ड ब्रेन मिलेगा, उसमें टू हेमिस्फेयर मिलेंगे या सिंगल मिलेंगे? तो जी डॉक्टर आदम बिल्कुल सही बता रही हैं कि उसमें हमें क्या मिलेगा, सिंगल लोब्ड ब्रेन मिलेगा, उसमें हमें क्या मिलेगा, सिंगल लोब्ड ब्रेन मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि म्यूटेशन ऑफ सोनिक हेजहॉग जीन रिजल्ट इन होलोप्रोजेंसेफेली। तो गलत नहीं करना वरना मेरी बददुआएं लगेंगी आपको। ठीक है, तो म्यूटेशन ऑफ सोनिक हेजहॉग जीन रिजल्ट इन होलोप्रोजेंसेफेली। बात क्लियर हो गई है? अब हमने पढ़ा कि यार जो हमारा सोनिक हेजहॉग जीन है, एक तो ये ब्रेन की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, एक तो ये ब्रेन को डेवलप करता है, और क्या करता है, लिम्ब डेवलपमेंट, ये क्या करता है, जो हमारे हाथ पांव बनते हैं उनमें भी ये रोल प्ले करता है। तो उनमें रोल प्ले क्या करता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो लिम्ब डेवलपमेंट ये कैसे कराएगा, लिम्ब डेवलपमेंट। ठीक है, तो लिम्ब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है उसको हम पढ़ लेते हैं, लिम्ब डेवलपमेंट। तो लिम्ब को ये कैसे डेवलप करेगा उसको हम जरा देख लेते हैं। देखो ये क्या करता है, बहुत अहम वर्ड है एक, पैटर्निंग। एम्ब्रियोलॉजी में हम एक वर्ड यूज करते हैं, पैटर्निंग। पैटर्निंग का मतलब क्या होता है,
पैटर्निंग का मतलब क्या होता है? पैटर्निंग का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी। इसको चाहे उर्दू में अपनी बुक पे लिख लें ताकि आपको याद रहे। पैटर्निंग का मतलब क्या होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मतलब देखो, आपके बाजू है, ठीक है, आपके बाजू है, सबसे पहली हड्डी कौन सी है? सबसे पहली हड्डी कौन सी है बाजू में? डेट इज ह्यूमरस। डेट इज ह्यूमरस, ऐसे ही है ना, ह्यूमरस है। उसके बाद ह्यूमरस के बाद आपकी कौन सी है? रेडियस अल्ना है, ठीक है, रेडियस अल्ना है, ठीक है, रेडियस और क्या है? अल्ना है। रेडियस और अल्ना है। उसके बाद आपकी क्या है? रिस्ट है, ठीक है, रिस्ट बोन्स है, और उसके बाद आपकी फिंगर्स हैं। तो आपकी जब आप बन रहे थे, जब आप फिटल लाइफ में थे, तो आपकी बॉडी को कैसे पता चला कि पहले ह्यूमरस बनेगी, फिर रेडियस अल्ना बनेगी, फिर रिस्ट बनेगी? तो ये किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू सोनिक हेजहॉग जीन। तो आपने कहना है लिम्ब पैटर्निंग, जो लिम्ब के बनने का पैटर्न है। ये पैटर्न हम बड़ा वर्ड यूज करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। पैटर्निंग का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज कहाँ पे बनेगी, कौन सी चीज कहाँ पे बनेगी। तो आपकी जो लिम्ब की पैटर्निंग कौन कराता है? दैट इज सोनिक हेजहॉग जीन। दैट इज सोनिक हेजहॉग जीन। कि सबसे पहले क्या होगी? ह्यूमरस होगी, उसके बाद रेडियस होगी, उसके बाद अल्ना होगी, उसके बाद रिस्ट होगी, और उसके बाद आपकी क्या होंगी? फिंगर्स होंगी। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी के करीब जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल। तो ये इसमें आप शायद आपकी बुक पे एक वर्ड लिखा हो, प्रोक्सिमल टू डिस्टल पैटर्निंग। के प्रोक्सिमल टू डिस्टल पैटर्निंग ऑफ लिम्स। लिम्स की प्रोक्सिमल टू डिस्टल पैटर्निंग कौन कराता है? दैट इज सोनिक हेजहॉग जीन। दैट इज सोनिक हेजहॉग जीन। इसके अलावा ये तो होगी प्रोक्सिमल टू डिस्टल पैटर्निंग। प्रोक्सिमल टू डिस्टल पैटर्निंग का मतलब क्या है? कि प्रोक्सिमल पे कौन सी चीज आएगी, डिस्टल पे कौन सी चीज आएगी। प्रोक्सिमल पे ह्यूमरस आएगी, देन रेडियस अल्ना आएगी, देन रिस्ट आएगी, और देन फिंगर्स आएंगी। ये किसकी वजह से होता है? डेट इज सोनिक हेजहॉग जीन। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। डेट इज डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस का मतलब क्या है? देखो, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, डोर्सल का मतलब होता है पीछे वाला चीज, ठीक है, पोस्टीरियर। और वेंट्रल मतलब होता है सामने वाला। तो हम इसको ना मस्कुलोस्केलेटल में आपको बड़ी मैं क्लियर कट पढ़ाऊंगा। मस्कुलोस्केलेटल हमारी सारी एनाटॉमी पे बेस्ड है। हम पढ़ेंगे कि जो हमारा डोर्सल हिस्सा होता है ना, जो हमारा डोर्सल हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है? उसमें एक्सटेंसर्स मसल होते हैं। आप अगर गौर करें अपने हाथों में, तो एक्सटेंसर और फ्लेक्शन का तो पता है ना, कि अगर हम बाजू को क्लोज करें तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन, अगर हम बाजू को सीधा करें तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। इसको हम पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल में, टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या पढ़ रहे हैं। जो डोर्सल आपका एरिया होता है, डोर्सल में एक्सटेंसर मसल्स होते हैं। और जो आपके वेंट्रल एरिया होता है, जो सामने वाली बाजू होता है, उसमें कौन से मसल होते हैं? उसमें फ्लेक्सर मसल होते हैं। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। नहीं पढ़ी तो हम इसको पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटल में। अब जो डोर्सल और वेंट्रल, अब आपके बाजू को कैसे पता चलता है कि यार एक्सटेंसर मसल मैंने क्या बनाने हैं? पीछे बनाने हैं, और वेंट्रल मसल मैंने क्या बनाने हैं? आगे बनाने हैं। ये कैसे पता चलता है? तो इट इज ड्यू टू सोनिक हेजहॉग जीन। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। उसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एक को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एक्सिस। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। देखो, आप सारे माशाल्लाह हेल्दी हो, तो आप अपने बाजू को जरा साइड पे करें, और आपका अंगूठा आपके मुंह की तरफ होगा, और आपकी जो छोटी उंगली वो आपके पाँव की तरफ होगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। देखो, मैं इसको बनाता हूँ। फर्ज करो कि ये आपका प्यारा सा हाथ है, ये ऊपर अंगूठा है, ठीक है, ये एक और उंगली आ गई, ये एक और उंगली आ गई, ये एक और उंगली, और ये कितनी होगी? 4 उंगलियां हो गई, और वो पांचवा अंगूठा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? आपका थंब है, ठीक है, ये क्या है? थंब है। और ये आपका क्या है? मुंह शरीफ है, ठीक है। अब ये आप खड़े हो, माशाल्लाह स्माइल कर रहे हो। जो आपका थंब है वो आपके मुंह की तरफ है, और जो आपकी छोटी उंगली है वो आपकी किसकी तरफ है? लेग्स की तरफ है। तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि मैंने थंब हेड की तरफ बनाना है, और जो आपकी छोटी उंगली है वो मैंने लेग्स की तरफ बनानी है? इट इज ड्यू टू सोनिक हेजहॉग जीन। इट इज ड्यू टू सोनिक हेजहॉग जीन। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। हम इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि आपके ये नई चीज है। सोनिक हेजहॉग जीन क्या होता है? ये एक जीन होता है हमारी एम्ब्रियो में, ठीक है। जब हम एम्ब्रियो थे तो हमारे अंदर क्या था? एक जीन था जिसको हम कहते हैं सोनिक हेजहॉग जीन। और ये एक कार्टून, अंग्रेजों का कोई कार्टून है, तो उन पे ये बेस्ड है, ठीक है। सोनिक हेजहॉग उसका नाम था कैरेक्टर का, उस पे ये बेस्ड है। अब क्या होगा? ये क्या करता है? ये सिग्नलिंग प्रोटीन बनाता है। ये क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है जो कि सिग्नल करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आई। हमने आई को नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ब्रेन और लिम्स को पढ़ना है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ब्रेन की, कि ब्रेन में क्या करेगा। ये जो आपका सोनिक हेजहॉग जीन है, ये ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में।
अब फर्ज करो कि कोई किसी बंदे की किस्मत खराब है और उसमें ये जो जीन है ये म्यूटेटेड है, इस जीन की क्या हो चुकी है, म्यूटेशन हो चुकी है, तो उसमें क्या होगी, होलोप्रोजेंसेफेली। होलोप्रोजेंसेफेली का मतलब क्या होता है कि उसमें जो हम सब में जो ब्रेन है वो डबल लोब्ड है, हम सब में लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर है, लेकिन वो जो बेचारा किस्मत का मारा बंदा होगा उसमें जो ब्रेन होगा वो सिंगल लोब्ड होगा, और उसको हम कहते हैं होलोप्रोजेंसेफेली, एंड इट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सोनिक हेजहॉग जीन। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सोनिक हेजहॉग जीन। अच्छा, मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि हमने एक और डिजीज पढ़ी थी जिसमें होलोप्रोजेंसेफेली था, वो किस डिजीज में हमने पढ़ा था? जी डॉक्टर अदनान, आप ही जरा बताएं, आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं आपसे करता हूँ, बल्कि डॉक्टर अदनान ने तो पहले ही बता दिया है। बाकी भी बताएं कि हमने एक डिजीज पढ़ी थी कि जिसमें क्या करती है, जिसमें जो माँ होती है वो ऐशियां करती है, वो एक दिन में 6 से ज्यादा पैग लगाती है, तो उसमें भी होलोप्रोजेंसेफेली होती है। जी डॉक्टर हिजर, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर बेजार, डॉक्टर हैदर, डॉक्टर अना बिल्कुल सही बता रही है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर जो माँ होती है अगर वो एक दिन में 6 से ज्यादा पैग लगाए तो उसके बेबी को क्या हो सकता है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होता है, उसमें भी होलोप्रोजेंसेफेली होती है। उसमें भी क्या होती है, होलोप्रोजेंसेफेली होती है, सिंगल लॉर्ड ब्रेन होता है। लेकिन अगर सोनिक हेजहॉग जीन की म्यूटेशन आ जाए तो इसमें भी होलोप्रोजेंसेफेली होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कि लिम्ब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। लिम्ब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है? तो लिम्ब डेवलपमेंट में क्या होगा कि ये पैटर्निंग करता है। पैटर्निंग का मतलब क्या है कि कौन सी चीज कहाँ पे बनेगी। जो सबसे जो पहला पैटर्न होता है दैट इज प्रोक्सिमल टू डिस्टल पैटर्न, कि पहले ह्यूमरस बनेगी, देन रेडियस अल्ना बनेगी, देन रिस्ट बनेगी, देन फिंगर्स बनेगी। तो ये कौन कराता है? इट इज सोनिक हेजहॉग जीन। उसके अलावा प्रोक्सिमल टू डिस्टल पैटर्निंग कौन कराता है? सोनिक हेजहॉग जीन। उसके अलावा एक और पैटर्निंग होती है दैट इज डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, के मतलब डोर्सल आपकी सामने वाले कंपार्टमेंट में कौन सी चीज बनेगी, सामने आपके बनेंगे एक्सटेंसर, सामने आपके बनेंगे फ्लेक्सर्स, और पीछे कौन बनेंगे, एक्सटेंसर बनेंगे। और इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब क्या है कि आपका जो थंब है, आपका थंब आपके मुंह की तरफ बनेगा और आपकी जो छोटी उंगली वो आपके पाँव की तरफ बनेगी। तो ये सारे जो पैटर्निंग है ये कौन कराता है? सोनिक हेजहॉग जीन। तो मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताना कि क्या अगर सोनिक हेजहॉग जीन म्यूटेशन होगा तो क्या उस बंदे के लिम्स नॉर्मल होंगे या अब नॉर्मल होंगे? जो बंदा मरीज होगा उसके लिम्स नॉर्मल होंगे या अब नॉर्मल होंगे? ऑफ कोर्स सी बात है कि वो क्या होंगे, अब नॉर्मल होंगे। तो इसको हम पढ़ते हैं कि आपकी बुक ने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो हम बुक पे चलते हैं। अब बुक ने उसने क्या लिखा हुआ है, बुक ने सिर्फ 3-4 लाइनें लिखी और जान छुड़वाने की कोशिश की है, लेकिन हमने इसको डिटेल में किया है। जो मैंने बातें लिखवाई हैं इसको बुक पे लिख लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट इसमें जीन, और इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अब देखो इसको हम हाईलाइट करते हैं। सोनिक हेजहॉग जीन, इट इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी एट द बेस ऑफ लिम्ब। जहां से आपके लिम्ब बड बनता है ना, देखो जो जहां से आपके बाजू और टांगे निकलती हैं उसको हम कहते हैं लिम्ब बड, उसको हम क्या कहते हैं, लिम्ब बड। तो वहां पे मीजो ये ना, वैसे इसको मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन इसकी डिटेल ये है कि जहाँ पे लिम्ब बड होता है ना वहां पे मीजोडर्म होती है, और मीजोडर्म के ऊपर ये जीन लगा होता है। तो जोन, सिर्फ आपने इसको याद कर देना कि इसकी लोकेशन क्या होती है। इसकी लोकेशन होती है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी एट द बेस ऑफ लिम्ब, लिम्ब बड्स। इसका फंक्शन क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पैटर्निंग। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की ये क्या करता है? पैटर्निंग करता है कि कौन सी चीज एंटीरियर बनेगी और कौन सी चीज पोस्टीरियर बनेगी। मतलब कि जो आपका थंब है वो आपके मुंह की तरफ बनेगा और आपकी जो छोटी उंगली वो आपकी पाँव की तरफ बनेगी। इसके अलावा आपके और क्या करता है, जो आपका सीएनएस डेवलपमेंट, सीएनएस डेवलपमेंट में आप लिख लें, बल्कि इसको डिटेल में लिखें कि सीएनएस डेवलपमेंट में ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को ये डिफरेंशिएट करता है। और अगर इसकी क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, एक तो हमारे लिम्स अब नॉर्मल होंगे, और क्या होगी, होलोप्रोजेंसेफेली होगी, और क्या होगी, होलोप्रोजेंसेफेली होगी। अच्छा एक बात इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जो आपका सोनिक हेजहॉग जीन है ये सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पैटर्निंग कराता है। जो बाकी मैंने पैटर्निंग बताई थी वो सोनिक हेजहॉग जीन नहीं कराता, मुझसे गलती हो गई है, वो दूसरे जीन कराते हैं, दैट इज WNT और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, उसको हम पढ़ते हैं। फिलहाल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपकी इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पैटर्निंग है वो कौन कराता है, दैट इज सोनिक हेजहॉग जीन। इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पैटर्निंग कौन कराता है? सोनिक हेजहॉग जीन। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पैटर्निंग कौन कराता है? आपका WNT जीन। तो WNT जीन में जो आपकी बुक ने लिखा हुआ है इट इज मोर देन, सिर्फ आपने यही पढ़ना है कि WNT जीन क्या करता है। ये क्या करता है? ये करता है, ये कहाँ पे होता है? एपिकल एक्टोडर्मल रिज एट द डिस्टल एंड ऑफ ईच लिम्ब। कि ये कहाँ पे होता है? जो एक्टोडर्म का एपिकल रिज होती है, मतलब कि डिस्टल एंड, जो डिस्टल एंड होता है, एक तो प्रोक्सिमल एंड होता है जो बॉडी के पास होता है लेकिन जो बॉडी से दूर होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड ऑफ ईच लिम्ब, डिस्टल एंड ऑफ ईच लिम्ब पे ये क्या होता है कहाँ पे होता है? एक्टोडर्मल रिज पे होता है। और ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये क्या करता है, ये डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की पैटर्निंग कराता है। मतलब कि डोर्सल में आपके क्या होंगे, एक्सटेंसर होंगे, और वेंट्रल में आपके क्या होंगे, फ्लेक्सर होंगे, फ्लेक्सर मसल्स होंगे। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो WNT जीन है वो क्या करता है, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस पैटर्निंग कराता है। और जो आपका सोनिक हेजहॉग जीन है अगर इसकी म्यूटेशन आ जाए तो आपको होलोप्रोजेंसेफेली हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली।
ठीक हो गया। हम आगे चलते हैं और आगे आपका जो तीसरे नंबर पे जीन है डेट इज फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, FGF जीन। इसमें क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन याद रख लें कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज पे होता है। और ये क्या करता है, ये लिम्ब को, जो हमारे बाजू होते हैं या टांगे होती हैं, उनको ये लंबा करता है, लेंथनिंग करता है। तो लिम्ब लेंथनिंग के काम करता है। ये क्या करता है, लिम्ब लेंथनिंग के काम करता है वाया माइटोसिस ऑफ मीजोडर्म। मीजोडर्म की ये क्या कराएगा, माइटोसिस कराएगा, जिससे क्या होगा, जो लिम्ब होगा वो लेंथन करेगा। उसके अलावा आखिरी जो जीन है डेट इज होम्योबॉक्स। ये इसकी लोकेशन मल्टीपल मतलब बॉडी में डिफरेंट जगह पे होती है। और ये क्या करता है, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन क्रेनियो कॉर्डल डायरेक्शन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर कोडिंग। देखो वो ये आपको बताता है। देखो सबसे पहले आपकी, अगर हम चेस्ट की बात करें तो आपकी चेस्ट कैविटी है, उसके नीचे अब्डोमिनल कैविटी है, उसके नीचे पेल्विक कैविटी है। तो आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि ऊपर चेस्ट कैविटी बनेगी, फिर अब्डोमिनल कैविटी बनेगी और फिर आपकी पेल्विक कैविटी बनेगी। ये किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू होम्योबॉक्स जीन। इट इज ड्यू टू होम्योबॉक्स जीन। होम्योबॉक्स जीन क्या करता है, क्रेनियो कोडल, क्रेनियो का मतलब होता है स्कल और कोडल का मतलब होता है टेल। ठीक है, तो क्रेनियो कोडल डायरेक्शन में क्या करता है, सेगमेंट्स को अरेंज करता है। और अगर इसकी हो जाए म्यूटेशन, ये बहुत अहम बात है, अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए तो अपेंडेजेस इन रॉन्ग लोकेशन, जो बच्चा पैदा होगा उसके हाथ पांव किसी और जगह से निकल रहे होंगे, उसके पेट से हाथ पांव निकल रहे होंगे, या मतलब किसी और जगह से निकल रहे होंगे रॉन्ग लोकेशन से। और ये बहुत अहम बात है कि आइसोट्रिटिनोइन, अगर जो माँ है वो आइसोट्रिटिनोइन यूज करती है, आइसोट्रिटिनोइन यूज करती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो हॉक्स जीन है, जो होम्योबॉक्स जीन है, उसकी एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाएगी। उसकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और उसकी म्यूटेशन हो जाएगी। अब मुझे बताना जरा, शाबाश, कि अगर एक माँ आइसोट्रिटिनोइन यूज करती है 3 to 8 वीक में, अगर एक माँ यूज करती है 3 to 8 वीक में, तो क्या होगा, अगर इससे पहले यूज करती है, पहले तो बताएं कि अगर 3 to 8 वीक से पहले आइसोट्रिटिनोइन यूज करती है एक्नी को ठीक करने के लिए, तो क्या होगा। जी, हमने एक रिस्पॉन्स पढ़ा था, यस डॉक्टर खिजर सही बता रहे हैं, कि उसमें या तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो अगर पहले यूज करती है, अगर पहले यूज करती है, तो इस रिस्पॉन्स को हमने कहा था ऑल आर नन रिस्पॉन्स, ऑल आर नन रिस्पॉन्स। क्योंकि जो 3 to 8 वीक होता है, इसमें क्या बन रहे होते हैं, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो अगर 3 to 8 वीक से पहले वो आइसोट्रिटिनोन यूज करती है, तो यहाँ तो क्या होगा, सारे का सारा बेबी जाया हो जाएगा, या फिर क्या होगा, बेबी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो 3 to 8 वीक में यूज करती है, तो क्या होगा, उसमें जो ऑर्गन फॉर्मेशन होगी, मतलब यहाँ तो ऑर्गन होगा ही, ऑर्गन क्या होगा, ऑर्गन एब्सेंट होगा। फर्ज करो अगर वो आइसोट्रिटिनोइन यूज कर रही है, तो उसमें जो लिम्स होंगे या वो एब्सेंट होंगे, या किसी और लोकेशन से होंगे, नॉर्मल लिम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके बाद वो यूज करती है, अगर 3 to 8 वीक के बाद यूज करती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, अगर 3 to 8 वीक के बाद यूज करती है, तो जो ऑर्गन होगा वो डिफेक्टिव होगा। और ऑर्गन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। इसके अलावा जो आइसोट्रिटिनोइन है, ये क्लेफ्ट पैलेट भी कराता है, ये क्लेफ्ट लिप भी कराता है, ये स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटीज भी कराता है। ये बड़ा खतरनाक है, इसलिए आपने कभी भी एक्ने को ठीक करने के लिए किसी लेडी को आइसोट्रिटिनोइन नहीं देना, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है, चाहे उसकी शादी हुई है नहीं हुई, जो मर्जी है, लेकिन आपने उसको आइसोट्रिटिनोइन नहीं देना, वरना काम खराब हो सकता है। ठीक हो गया। तो मुझे बताया कि ये जो जीन्स लिखे हुए हैं, 4 जीन्स हैं टोटल, इसकी समझ आ गई है। इसमें एमसीक्यू जो है मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए हैं, सिर्फ आपने यही करने हैं, ज्यादा इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, ठीक हो गया, समझ आ गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हैं अगर आपको मेरी बातें समझ आ जाती हैं। अब जरा ना मैं आपकी थोड़ी गायनाकोलॉजी की बेस बनाता हूँ, अभी हमारे पास आधा घंटा पड़ा है। सेक्सुअली सेक्सुअली एक्टिव किसे कहते हैं, डॉक्टर काशिफ, सेक्सुअली एक्टिव उसी को कहेंगे कि जो मतलब सेक्सुअली एक्टिव हो के इंटरकोर्स कर रही हो, चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, तो सेक्सुअली एक्टिव उसी उसी को कहेंगे ना, कि जो सेक्स वगैरह कर रही होगी। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रेगनेंसी के बारे में, कि हम ना, मैं आपको एक दफा बुक से दिखा देता हूँ कि हम पढ़ने क्या लगे हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके। क्योंकि आज हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं कर सकता, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कल ही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स ना सारे कवर कर लें, ताकि हम कल तसल्ली से मेंस्ट्रुअल साइकिल कर लें। लेकिन ये जो हम पढ़ने लगे हैं, दिस इज बेस ऑफ योर गायनाकोलॉजी। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको गायनाकोलॉजी भी समझ नहीं आएगी, तो ये इसको इस अच्छे से कर लेना। ये है, पेज नंबर है 657। ठीक है, 657 पेज नंबर है, 657। और ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है प्रेगनेंसी। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, इसमें आधी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, आधी बातें हम आज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, तो प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, देखो, जब प्रेगनेंसी होती है, तो लेडी जो खतून होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम पढ़ने लगे हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में देखो, जो ये जितना भी टॉपिक है ना, ये सारा एमसीक्यूज के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। देखो,
क्या होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है। बल्कि फर्टिलाइजेशन को छोड़ो, हम ना शुरू से बात करते हैं। देखो, फर्ज करो हमने एक ग्राफ बनाते हैं। ये जो मैं अभी ग्राफ बनाने लगा हूं ना, ये ग्राफ आपकी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपनी बुक पे लाजमी बना लेना। सबसे पहले मैं एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है, ये एक लाइन है। और हम ना एक मतलब खतून को इमेजिन करते हैं, और वो फर्ज करो आज कितनी तारीख है, आज यकम है, ठीक है, फर्ज कर लो आज यकम है, या आज कितनी, मेरे ख्याल 7 है, ठीक है, तो हम इसको 7 ले लेते हैं, ठीक है, 7th नवंबर। आपको ये समझ आनी चाहिए लाजमी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नहीं अब हमें शकीला की तरफ नहीं जाना, शकीला को हम किसी और सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अच्छा, 7th नवंबर है आज, ठीक है, ये क्या है, 7th नवंबर है। अब 7th नवंबर में एक खतून है, और वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड के साथ क्या करती है, इंटरकोर्स करती है, और उसको क्या हो जाता है, वो कंसीव कर लेती है, उसकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। तो 7th नवंबर को क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कि आज के दिन उसकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। आज के दिन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी, तो इससे लेके लेके आगे तक अब उसके हमने प्रेगनेंसी देखने लगे हैं कि प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या होता है। तो ये आ गई प्रेगनेंसी, ठीक है, ये बुक पे लाजमी डायग्राम बना लेना, फिर आपको ये याद रहेगा, वरना ये भूल जाएगा। फर्टिलाइजेशन क्या हुई 7th नवंबर को, तो इट इज डे वन, ठीक है, इट इज डे वन, फर्टिलाइजेशन के हवाले से ये क्या है, इट इज डे वन। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ठीक 38 वीक के बाद, ठीक है, ये जो आपका मैं लिखने लगा हूँ, इधर लिख देते हैं, 38 वीक के बाद जो बेबी होगा वो डिलीवर हो जाएगा। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन के कितने 38 वीक के बाद क्या होता है, बेबी डिलीवर हो जाता है। अब इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन एज, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन एज। या फिर इसका दूसरा नाम है डेट इज एम्ब्रियोनिक एज, डेट इज एम्ब्रियोनिक एज। अब जब जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, डेट इज योर एम्ब्रियोनिक एज, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एज या फिर फर्टिलाइजेशन एज। इसको हम बुक्स में यूज करते हैं। और जब हम एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करते हैं, तो हम मैं आपको जो भी वीक्स बता रहा होता हूँ, ये क्या होते हैं, ये फर्टिलाइजेशनल एज होते हैं। ये एम्ब्रियोनिक एज होती है, और ये फर्टिलाइजेशन होती है। और जो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक एज है, ये कितनी होती है, 38 वीक की होती है। ये कितनी होती है, 38 वीक्स की होती है। लेकिन लेकिन जो हम अगर आप माशाल्लाह गायनाकोलॉजिस्ट बन जाते हो, तो आप फिर फर्टिलाइजेशन एज क्यों नहीं देखोगे, फिर आप देखोगे गेस्टेशनल एज को। गेस्टेशनल एज क्या होती है, फर्ज करो आज के दिन अगर उसको कंसीव हुआ, आज के दिन उसकी फर्टिलाइजेशन हुई, तो आज से 14 दिन पहले, फर्ज करो अगर उसको 28 दिन का साइकिल है, तो आज से 14 दिन पहले उसका साइकिल स्टार्ट हुआ होगा। 14वें दिन क्या हुई, ओव्यूलेशन हुई। तो जब ओव्यूलेशन होती है, तो तब भी फर्टिलाइजेशन होती है। तो हम चलते हैं पीछे 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले। तो अगर हम 14 दिन पहले जाएं, तो आज 7 नवंबर है, तो 7 दिन ये निकल गए और 7 पिछले महीने के निकल गए, तो तकरीबन आ गई 23 अक्टूबर। तो आपको वो जो खतून है, वो ये बताती है कि डॉक्टर साहब, जो मेरे लास्ट मेंसेस थे वो कब स्टार्ट हुए थे, 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो अब आप अगर गेस्टेशनल एज देखना चाहते हो, अगर आप हॉस्पिटल में बैठे हो, तो आप गेस्टेशनल एज देखते हो। जो आप बुक्स में पढ़ते हो, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हो, डेट इज योर एम्ब्रियोलिक एम्ब्रियोजेनिक एज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक एज। वो कितनी होती है, 38 वीक होती है टोटल प्रेगनेंसी। लेकिन जो आपकी गेस्टेशनल एज होती है, उसको हम कहाँ से लेंगे, उसको हम यहाँ से लेंगे, एलएमपी से, ठीक है, एलएमपी से। आप उससे पूछोगे कि आपके लास्ट मेंसेस कब स्टार्ट हुए थे, तो वो कहेगी कि डॉक्टर साहब 23 अक्टूबर को स्टार्ट हुए थे, मतलब 14 दिन पहले स्टार्ट हुए थे। तो 14 दिन पहले आपने वो ऐड करने हैं, ठीक है, 14 दिन ये ऐड करे, ठीक है, 14 डेज मतलब 2 वीक्स ये ऐड हो गए। तो 2 वीक्स ये, ठीक है, 2 वीक्स ये, और 30 वीक्स आपकी फर्टिलाइजेशनल एज। तो टोटल आपकी गेस्टेशनल एज कितनी होती है, टोटल गेस्टेशनल एज कितनी होती है, 40 वीक्स की। टोटल गेस्टेशनल एज कितनी होती है, 40 वीक्स की। अब मैं आपको दोबारा एक दफा समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बेस है आपकी बिल्कुल। जो गेस्टेशनल एज होती है वो कितनी होती है, 40 वीक्स की होती है। वो कहाँ से हम लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से। और जो आपकी फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब उसकी फर्टिलाइजेशन हुई थी। ठीक हो गया। तो ये दो एजेस हैं, ये जो फर्टिलाइजेशन एज है, इसको हम पढ़ते हैं बुक्स में। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, डेट इज फर्टिलाइजेशनल एज। फर्ज करो मैं आज आपको पढ़ा रहा था कि 6th वीक में आपके जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो वो हम किसकी बात कर रहे थे, वो हम बात कर रहे थे प्राइमोडियल जर्म सेल्स की, ठीक है, वो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशनल एज की। लेकिन अगर आपके सामने किसी खतून का अल्ट्रासाउंड आ जाता है, वो कोई खतून प्रेग्नेंट है, और उसका अल्ट्रासाउंड आ जाता है, तो आपने फिर फर्टिलाइजेशन एज नहीं देखना, उसमें गेस्टेशनल एज लिखी होती है। और गेस्टेशनल एज के हवाले से जो प्रेगनेंसी होती है वो कितनी होती है, 40 हफ्तों की होती है। और इसके अलावा जो टोटल प्रेगनेंसी है वो कितनी होती है, वो 9 मंथ, ठीक है, 9 महीने और 7 दिन की होती है। 9 महीने 7 डेज, 9 मंथ एंड 7 डेज की होती है।
प्लस उसके अलावा 10 ल्यूनर मंथ। 10 ल्यूनर मंथ जो चांद के महीने होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 ल्यूनर मंथ होती है। उसके अलावा 280 डेज, ठीक है, 280 डेज हो गया, 10 ल्यूनर मंथ हो गया, 9 मंथ एंड 7 डेज हो गया, 9 मंथ 7 डेज हो गया, 10 ल्यूनर मंथ हो गया, 280 डेज हो गया, 280 डेज हो गया। अब जरा मुझे शाबाश बताएं कि आज के बाद आपको गेस्टेशनल एज और फर्टिलाइजेशन एज में फर्क पता चल जाएगा, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, ये बेस है आपकी, इसी पे आगे हमने सारा कुछ पढ़ना है। जी बताएं जल्दी, गेस्टेशनल एज और फर्टिलाइजेशन एज की समझ आ जाएगी? समझ आ जाएगी? जल्दी बताएं। जी डॉक्टर अनम, डॉक्टर पकीजा, डॉक्टर जिशान कह रहे हैं जी एक दफा रिपीट कर दें। सर ये 9 मंथ से रिपीट करो ल्यूनर ईटीसी। देखो डॉक्टर अदनान, मैंने ये बताया है कि जो टोटल प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है, मतलब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि टोटल प्रेगनेंसी कितने हफ्तों, कितने महीनों की या कितने हफ्तों की होती है, तो आपने कहना है 9 महीने 7 दिन, ठीक है, 9 महीने 7 दिन की होती है। जो गेस्टेशनल एज होती है वो कितनी होती है, 9 महीने 7 दिन की होती है। 10 ल्यूनर मंथ की होती है, जो चांद के महीने होते हैं वो 10 महीनों की होती है। और 280 डेज, इनको आप सारे को देखोगे तो ये सारे सेम टाइम है, सिर्फ मैंने अलग अलग स्टाइल में बताया है कि 10 चांद के महीने, 280 डेज, 9 मंथ 7 डेज, ठीक है, 9 मंथ 7 डेज। ठीक हो गया, ये बेस है उसकी गायनाकोलॉजी की। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको आगे समझ नहीं आएगी गायनाकोलॉजी में। रिप्रोडक्टिव तो समझ आ जाएगा लेकिन गायनी नहीं समझ आएगी। अच्छा मैं इसको एक दफा रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने ये बताया, यस, 280 डेज की गेस्टेशनल एज होती है। अच्छा मैंने ये बताया कि फर्टिलाइजेशन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन होती है उससे लेके डिलीवरी तक जो एज होती है, जो वीक्स होते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशनल एज। फर्ज करो मैं आपको कहता हूँ 20, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ 20 वीक ऑफ फर्टिलाइजेशनल एज। तो आपको पता चल गया कि ये हम जो एज ले रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से स्टार्ट हो रही है। और हम क्लिनिक में जो यूज करते हैं डेट इज LMP, वो हम क्या यूज करते हैं, हम गेस्टेशनल एज यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। हम खतून से सिर्फ हिस्ट्री लेंगे कि आपके लास्ट मेंसेस कब आए थे, तो वो हमें बता देगी और उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसके जो LMP थे वो कब आए थे। और उसके बाद हम 9 मंथ और 7 डेज ऐड कर देते हैं उसमें, तो हमें पता चल जाता है कि इसका बेबी कब डिलीवर होगा। इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा, कल या परसों सिखाऊंगा कि हम ये कैसे निकालते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि गेस्टेशनल एज और फर्टिलाइजेशन एज में क्या फर्क होता है। जो फर्टिलाइजेशनल एज होती है ये 38 हफ्तों की होती है। जो गेस्टेशनल एज होती है वो 40 वीक्स की होती है। जो गेस्टेशनल एज होती है उसमें हम 14 दिन एक्स्ट्रा डालते हैं, जो कि उसके क्या होते हैं, जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाफ डे होते हैं। और जो आपकी फर्टिलाइजेशनल एज होती है उसमें हम 14 दिन नहीं डालते। जी अब बताएं, समझ आई है? जी डॉक्टर काशिफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? जल्दी बताएं, समझ आई है या गड़बड़ हो गई है? और बता दें जल्दी। जी डॉक्टर मिराज को समझ आ गई है, डॉक्टर अनम को भी क्लियर हो गया, डॉक्टर समीना को भी क्लियर हो गया, बाकी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। खैर अब शायद लिख रहे होंगे, मैं अब क्या कह सकता हूँ। तो आपने ये जो मैंने सामने आपके ग्राफ बना हुआ है ये लाजमी समझ लेना, ये बेस है आपकी। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल आसान सी बातें लिखी हुई हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो आपसे अगर बंदा कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, जो फर्टिलाइजेशन होती है ये आपकी होती है AI जंक्शन पे। मैंने आपको 1000 दफा ये पढ़ा चुका हूँ। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, एम्प्यूला और इस्मस के जंक्शन पे होती है। लेकिन आपकी बुक ने लिखा हुआ है एम्पूला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपको MCQs में लिखा हो AI जंक्शन तो आपने AI जंक्शन की तरफ जाना है। लेकिन अगर सिर्फ एम्पूला लिखा हुआ है तो आपने एम्पूला की तरफ जाना है। जो फर्टिलाइजेशन होती है कहाँ पे होती है, एम्पूला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। एम्पूला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। और ये कब होती है, इट अकर्स इन 1 डे। ठीक है, जो इट अकर्स इन 1 डे ऑफ ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होती है तो उसके एक दिन के अंदर अंदर क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाती है, हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आपके सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट हैं, जब प्लेसेंटा क्या होता है, जब प्लेसेंटा मैंने आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। जो सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट है, जब ये क्या करता है, इम्प्लांट करता है। जब ये क्या करता है, इम्प्लांट करता है, तो ये क्या स्क्रीट करना शुरू कर देता है, एक हार्मोन स्क्रीट करना शुरू कर देता है जिसको हम कहते हैं बीटा HCG। जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा HCG। अब ये जो बीटा HCG है, देखो जब फर्टिलाइजेशन होगी आपके पास एक लेडी आती है, वो कहती है कि मैंने फर्ज करो मैंने यकम को इंटरकोर्स किया था। ठीक है, तो अब आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये पता चल गया कि अगर उसने यकम को इंटरकोर्स किया था तो 7 नवंबर तक उस हम हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम चेक कर सकें कि क्या ये प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई, क्योंकि 7 दिन तक जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांट नहीं होता।
तो जो फर्स्ट 7 डेज होंगे, ठीक है, जो फर्स्ट 7 डेज होंगे उसमें तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे। जो फर्स्ट 7 डेज होंगे उसमें आप बीटा एचसीजी चेक नहीं कर पाओगे। लेकिन जो सेकंड वीक होगा, जो आपका क्या होगा, सेकंड वीक होगा, तो सेकंड वीक में आप बीटा एचसीजी चेक कर पाओगे। बीटा एचसीजी चेक तो कर पाओगे, लेकिन किस में चेक करोगे? सिर्फ ब्लड में। आप उसका ब्लड टेस्ट करा सकते हो। अगर आपके पास कोई खतून आती है और वो कहती है कि मैंने यकम को इंटरकोर्स किया था, तो आप पहले 7 दिन तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो अगला नेक्स्ट वीक है उसमें आप ब्लड में बीटा एचसीजी, उसका ब्लड में बीटा एचसीजी चेक करोगे। अगर बीटा एचसीजी ज्यादा मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करना चाहते तो फिर आपको थर्ड वीक का इंतजार करना पड़ेगा। थर्ड वीक, ठीक है, थर्ड वीक। तो थर्ड वीक का जब आप इंतजार करोगे तो थर्ड वीक में आप उसका क्या लोगे? यूरिन सैंपल लोगे। मैंने आपको समझाया था। और इसको हम कहते हैं यूरिन स्ट्रिप टेस्ट। एक ना बाजार से मिल जाती है, बिल्कुल मेरे ख्याल 100-150 की मिल जाती है यूरिन स्ट्रिप। और वो उसमें जो वो लेडी होती है वो अपने यूरिन के 1-2 ड्रॉप्स डालती है। और अगर उस यूरिन में क्या हो, बीटा एचसीजी हो, तो हमें 2 लाइनें मिलती हैं। ठीक है, हमें 2 लाइनें इस तरह मिलती हैं। अगर ना हो तो सिर्फ एक लाइन मिलती है। ठीक है, तो अगर 2 लाइनें मिलती हैं तो क्या होगी? वो प्रेग्नेंट होगी। और जो थर्ड वीक होता है, मतलब कि अगर उसने यकम को इंटरकोर्स किया था, तो 7 नवंबर के बाद, 7 नवंबर से 14 नवंबर तक वो ब्लड में देख सकती है। लेकिन 14 नवंबर के बाद वो किस में देख सकती है? यूरिन में और ब्लड दोनों में देख सकती है। ठीक है, तो थर्ड वीक में वो किस में देख सकती है? यूरिन में देख सकती है। किसको देख सकती है? बीटा एचसीजी को देख सकती है। और ये बहुत रिलायबल मेथड है, बहुत आसान सा मेथड है। ठीक हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद इम्प्लांटेशन का, हाँ, ये एक एमसीक्यूज है कि इम्प्लांटेशन कब होती है। तो इम्प्लांटेशन तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर होती है, लेकिन आपकी बुक ने लिखा हुआ है इम्प्लांटेशन कब होती है? इम्प्लांटेशन एट 6th वीक। जब फर्टिलाइजेशन को 6th वीक कह रहा हूँ, 6 डे, 6 डे, जब 6 दिन गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है। और शाबाश, मुझे बड़े एक्सीलेंट से स्टूडेंट बताएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर इम्प्लांट होता है। ब्लास्टूला, मरूला, कौन सा? जी, यस, डॉक्टर अदनान माशाल्लाह सही बता रहे हैं। बाकी भी जरा बताएं ना। डॉक्टर काशी भी सही बता रहे हैं। बाकी भी जरा जहमत करें कि कौन सा स्ट्रक्चर इम्प्लांट होता है। डॉक्टर परिसा, डॉक्टर खिजर हयात भी सही बता रहे हैं। डॉक्टर जबी, क्या हो गया आपको? ब्लास्टूला, ब्लास्टूला जो होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टूला इस हम फेज को कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट हम इसको कहते हैं, स्ट्रक्चर को। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो क्या होती है? इम्प्लांट होती है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है? इम्प्लांट होता है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। अब ये तकरीबन हम सारी बातें पढ़ चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट का काम रह गया है। डेट इज ग्रेविडिटी एंड पेरिडिटी। ठीक है, ग्रेविडिटी एंड पेरिटी। अगर आपने क्लिनिकली प्रैक्टिस किया है तो आपको इसका पता होगा। देखो, अगर आपने कोई मतलब इसमें गायनी वार्ड में चेक किया तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा होता है कि G3, ठीक है, इसने डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा होता है G3P2, या G3P3, या फिर लिखा होता है G4P0, या फिर लिखा होता है G0P0। तो इस सब का मतलब मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, ग्रेविडिटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविडिटी का मतलब ही उर्दू में होता है भरा हुआ। तो यूट्रस कितनी दफा यूट्रस प्रेग्नेंट होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविडिटी। ग्रेविडिटी क्या आगे लिख लें? नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, कि कितनी दफा यूट्रस प्रेग्नेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रेविडिटी। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविडिटी। और पैरिटी की आपकी बुक ने वैसे आसान करके लिखा हुआ, लेकिन पैरिटी का जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हाउ नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, ठीक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, कितनी प्रेगनेंसीज डेट पास, जो कि पास करती हैं, डेट पास मोर देन 20 वीक। ठीक है, मोर देन 20 वीक, 20 वीक, 20 वीक्स को कितनी प्रेगनेंसीज पास करती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पैरिटी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 20 की जगह 24 है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। 20 जो होता है ना, मैंने आपको ये समझाया भी था कि ये वैसे इसमें हमें इस्लाम में भी इसका कॉन्सेप्ट मिलता है। और साइंस भी ये कहती है कि जब 20 वीक गुजर जाते हैं ना बेबी को, तो 20 वीक के बाद उसमें रूह आती है। ठीक है, उसमें उसमें थोड़ी जान वगैरह आती है। लेकिन पाकिस्तान ये समझते हैं कि 24 वीक के बाद आती है। इसलिए जो 20 का फिगर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 के बाद अगर कोई बच्चा मर जाए तो उसको हम कहते हैं फीटल डेथ। अगर 20 से पहले बच्चा हो जाए तो उसको हम कहते हैं अबॉर्शन। लेकिन पाकिस्तान में जो यूज होता है डेट इज 24। अब यही 20 है। अगर 20 से पहले पहले बच्चा जाया हो जाए तो उसको हम पैरिटी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर 20 के बाद जब उसमें रूह आ जाती है, जब उसकी जान बन जाती है, 20 के बाद अगर वो जाया हो तो उसको हम पैरिटी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब G3P2 का मतलब क्या है कि वो जो लेडी थी वो 3 दफा प्रेग्नेंट हुई। वो 3 दफा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 2 ही बच्चे उसके क्या है? जिंदा है। 2 जिंदा बच्चों को उसने जन्म दिया, लेकिन 3 दफा वो क्या हुई? प्रेग्नेंट हुई। जो G3P3 का मतलब क्या है कि वो 3 दफा प्रेग्नेंट हुई और 3 ही बच्चों को उसने जन्म दिया। उसके बाद G4P0 का मतलब क्या है
कि वो 4 दफा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन चारों दफा उसका क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया, और उसका कोई भी बच्चा जिंदा पैदा नहीं हुआ। उसके अलावा G0P4 का मतलब क्या है, G0P0 का मतलब क्या है कि ग्रेविडिटी भी जीरो है, पैरिटी भी जीरो है, कि कभी वो ना प्रेग्नेंट हुई, या ना उसकी पैरिटी है, ना उसकी ग्रेविडिटी है। तो मुझे बताएं कि ये समझ आ जाएगी, ग्रेविटी और पैरिटी की समझ आ जाएगी, कर लोगे? जल्दी बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जरा मुझे बताएं, शाबाश। एक खतून है और उसकी जी क्या है, फर्ज करो उसकी G11 है और P9 है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो खतून है, इसके कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए, इसके कितने बच्चे जिंदा पैदा हुए? जी डॉक्टर खिजर सही बता रहे हैं, बाकी भी जरा बताएं ना। इसके जिंदा कितने बच्चे हुए? 9। और इसकी प्रेगनेंसी कितनी है? 9, 11 दफा ये प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसमें दो क्या हुए, दो 20 वीक से पहले ही फौत हो गए, ठीक है, और 9 बच्चे क्या जिंदा पैदा हुए।